नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक बेहद ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। जब हम किसी राज्य के नक्शे को देखते हैं तो वो अक्सर सिर्फ एक भौगोलिक क्षेत्र लगता है, लेकिन आज जिस राज्य की हम बात कर रहे हैं वो एक ऐसा जीवंत कैनवास है जो अपने भीतर सदियों का इतिहास और भविष्य की अत्याधुनिक तकनीक दोनों को समेटे हुए है। तो चलिए पूरे उत्साह के साथ इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं और इस राज्य की हर एक बारीकी को विस्तार से समझते हैं। अब जरा स्क्रीन पर दिख रही इस रूपरेखा को ध्यान से देखिए। ये महज जमीन का एक साधारण टुकड़ा बिल्कुल नहीं है। इस एक मानचित्र के भीतर प्राचीन इतिहास की अनगिनत कहानियां और आधुनिक विकास की बेहतरीन तकनीकें एक साथ गुंथी हुई हैं। ये एक ऐसा राज्य है जिसने न सिर्फ भारत के इतिहास की पूरी दिशा तय की, बल्कि आज भी देश के विकास में ये एक बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। इस पूरे विषय को गहराई और स्पष्टता से समझने के लिए हम इसे 5 मुख्य हिस्सों में बांटेंगे। पहला, ऐतिहासिक विरासत और युद्ध के मैदान। दूसरा, विज्ञान, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी। तीसरा, प्रकृति संरक्षण और वन्य जीव। चौथा, उद्योग, व्यापार और अर्थव्यवस्था। और अंत में संस्कृति और वैश्विक पहचान। तो आइए सबसे पहले भाग की ओर बढ़ते हैं, ऐतिहासिक विरासत और युद्ध के मैदान, यानी अतीत की वो गूंज जिसने न केवल इस राज्य को बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को आकार दिया। चलिए इसकी गहरी मध्यकालीन जड़ों में गोता लगाते हैं। जरा इन तारीखों पर गौर कीजिए। इनमें इतिहास का एक अजीब सा भारीपन छिपा है। साल 1240 ईस्वी, कैथल, वो जगह बनी जहां डाकुओं ने रजिया सुल्तान की हत्या कर दी थी। और फिर आता है पानीपत। आज भले ही पानीपत को हम व्यापार के लिए जानते हैं, लेकिन ये वही जमीन है जो 3 सबसे बड़े और निर्णायक युद्धों की गवाह रही है। 1526 का पहला युद्ध, 1556 का दूसरा युद्ध और 1761 का तीसरा बड़ा युद्ध। ये सीधा सीधा सत्ताओं के महाटकराव का इतिहास है। यहाँ हमें 2 बिल्कुल अलग अलग युगों की एक शानदार झलक देखने को मिलती है। एक तरफ है कुरुक्षेत्र, जी हां, महाभारत का वो अत्यंत प्राचीन युद्ध क्षेत्र जहां महाकाव्य का सबसे बड़ा युद्ध लड़ा गया था। और वहीं दूसरी तरफ है हिसार, जिसका सीधा संबंध मध्यकालीन इतिहास के मशहूर शासक शेर शाह सूरी से गहराई से जुड़ा है। जरा सोचिए, एक तरफ पौराणिक युग का महायुद्ध और दूसरी तरफ मध्यकालीन सत्ता का मुख्य केंद्र, है ना अद्भुत? अब समय में थोड़ा आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, विज्ञान, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी। प्राचीन युद्ध क्षेत्रों से निकलकर आइए देखते हैं कि कैसे ये राज्य अब आधुनिक इनोवेशन और रिसर्च का एक विशाल हब बन चुका है। अलग अलग तरह के इतने सारे महत्वपूर्ण संस्थानों का एक ही राज्य में होना वाकई चौंकाने वाला है। देखिए, करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है, जिसे हम NDRI भी कहते हैं। हिसार में भैंस अनुसंधान केंद्र मौजूद है। मानेसर की बात करें तो वहां मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र तो है ही, साथ ही NSG कमांडो का मुख्य केंद्र भी है। और फतेहाबाद जिले के गोरखपुर में बाकायदा एक परमाणु संयंत्र स्थित है। ये विविधता साफ दिखाती है कि रक्षा से लेकर कृषि और ऊर्जा तक हर मोर्चे पर यह राज्य कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन इन सबके बीच एक अचीवमेंट ऐसी है जो बिल्कुल नंबर 1 पे खड़ी है। करनाल के इसी राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने विज्ञान के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी छलांग लगाई है। यहीं पर स्वदेशी गाय की नस्ल गिर की पहली क्लोन मादा बछड़े का सफलतापूर्वक विकास किया गया है और उसे नाम दिया गया है गंगा। जेनेटिक विज्ञान और पशुपालन के मामले में ये सच में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। और दिलचस्प बात यह है कि करनाल की कहानी सिर्फ जमीन या डेयरी तक ही सीमित नहीं है। एक तरफ ये शहर अपने बेहतरीन डेयरी उद्योग के लिए पूरे भारत में मशहूर है, तो दूसरी तरफ ये महान अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्मस्थान भी है। जमीन से जुड़े डेयरी उद्योग की सफलता से लेकर सीधा अंतरिक्ष के रहस्यों को सुलझाने तक करनाल का ये योगदान सच में बेमिसाल है। चलिए अब बड़ी ही सहजता से तीसरे भाग की ओर रुख करते हैं, प्रकृति संरक्षण और वन्य जीव। क्योंकि असली विकास सिर्फ कंक्रीट की इमारतों तक सीमित नहीं होता, बल्कि अपने नाजुक इकोसिस्टम और पर्यावरण को बचाकर रखना भी उतना ही जरूरी है। पर्यावरण को बचाने के लिए पूरे राज्य में अभयारण्यों का एक बहुत ही शानदार नेटवर्क बिछा हुआ है। रोहतक में भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य है, गुरुग्राम में सुल्तानपुर पक्षी विहार है जो प्रवासी पक्षियों के लिए एक बेहद जरूरी जगह मानी जाती है। इसके अलावा पिंजौर में गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र स्थित है। ये लुप्तप्राय गिद्धों को बचाने के लिए जमीनी स्तर पर बहुत ही अहम काम कर रहा है। और एक कमाल की बात बताऊं, भविष्य की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना भी यहां आकार ले रही है।
गुरुग्राम और नूह जिलों में विश्व का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क बनाया जाएगा। ये कोई आम पार्क नहीं होने वाला है, बल्कि इको टूरिज्म और वन्यजीव संरक्षण के पैमाने पर यह पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल बनेगा। इतिहास और पर्यावरण को समझने के बाद अब बात करते हैं हमारे चौथे भाग की, उद्योग, व्यापार और अर्थव्यवस्था की। आइए उन शक्तिशाली आर्थिक इंजनों पर नजर डालते हैं जो इस राज्य की विकास दर को अभूतपूर्व गति दे रहे हैं। यहाँ का औद्योगिक परिदृश्य बहुत ही विविध है। पानीपत को ही ले लीजिए, जो कभी ऐतिहासिक युद्धों का मैदान था, आज वो बुनकरों का शहर कहलाता है और यहाँ एक बहुत बड़ी ऑयल रिफाइनरी भी मौजूद है। धागे से लेकर तेल तक का ये औद्योगिक रूप कमाल का है। वहीं दूसरी ओर रोहतक है, जहाँ एशिया का सबसे बड़ा कपड़े का होलसेल बाजार लगता है। ये विशाल स्केल अपने आप में बताता है कि व्यापार के मामले में ये क्षेत्र कितना ज्यादा प्रभावशाली है। अर्थव्यवस्था की इस दमदार कहानी में कुछ और प्रमुख शहर भी शामिल हैं। फरीदाबाद और गुड़गांव, जिसे अब गुरुग्राम कहा जाता है, दोनों ही नेशनल कैपिटल रीजन यानी एनसीआर का एक बहुत अहम हिस्सा हैं। गुरुग्राम तो मारुति और हीरो होंडा उद्योगों के लिए एक विशाल उत्पादन केंद्र बन चुका है। और इन सब के बीच अंबाला को बिल्कुल नहीं भूला जा सकता, जो रणनीतिक और सुरक्षा की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्मी कैंटोनमेंट यानी सैनिक छावनी के रूप में कार्य करता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम और पांचवें भाग पर, संस्कृति और वैश्विक पहचान। ये समय उन खास तत्वों पर बात करने का है जिन्होंने इस राज्य को सिर्फ राष्ट्रीय सीमाओं में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक खास पहचान दिलाई है। इस राज्य की विश्वव्यापी पहुंच वाकई शानदार है। कालका अपनी कालका शिमला रेलवे के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, जिसे बाकायदा यूनेस्को से मान्यता मिली हुई है। दूसरी तरफ गुरुग्राम में इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय है, जो ग्लोबल पर्यावरण नेतृत्व में एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। और हाँ, हर साल फरवरी में लगने वाला विश्व प्रसिद्ध सूरजकुंड मेला, यह हस्तशिल्प मेला दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर खींच लेता है।